नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गाइडर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय का श्री गणेश करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज संख्या पद्धति अध्याय 1 का अध्ययन काम करें। हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये कक्षाएं हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्या है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में दो शब्द हैं, एक है संख्या और एक है पद्धति। संख्या क्या होती है भाई? तो संख्या क्या है? तो संख्या की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जाती है कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग गणनाओं में किया जाता है, संख्या कहते हैं। फिर से एक बार, वे गणितीय वस्तुएं या सांकेतिक अक्षर जिनका प्रयोग गणना संबंधी कार्यों में किया जाता है, संख्याएं कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन्हें गणितीय वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया गया है। गणितीय वस्तुओं या संकेताक्षर के रूप में परिभाषित किया जाता। तो संख्या क्या है? वे गणितीय वस्तु या संकेताक्षर हैं जिनका प्रयोग गणना संबंधी कार्यों में किया जाता है। गणना संबंधी कौन कौन सी कार्य हैं भाई? तो गणना संबंधी कार्य जैसे आप ऐड हो गया यानी जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। ठीक है, आप इनकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि दो वस्तुओं की हाइट में आप बता सकते हैं कि कौन ऊंचा है कौन छोटा है। ठीक है, या आप उम्र में बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा उम्र का है कौन कम उम्र। ये सब किसकी सहायता से करेंगे? आप संख्याओं की सहायता से ही करेंगे। जैसे कि मुझे बताना हो कि ए की हाइट यदि 150 है और बी की हाइट 140 है, तो आप किन की सहायता से बना रहे हैं? इन्हीं सांकेतिक अक्षरों की सहायता से बता रहे हैं, और इन्हीं सांकेतिक अक्षरों क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? अब पद्धति क्या है? तो पद्धति क्या है? संख्याओं के विकास के द्वारा प्राप्त एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित समन्वय क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। जैसे बहुत सारी संख्या पद्धति हैं, आपने पढ़ा होगा। एक तो हमारी भारतीय संख्या पद्धति है। तो संख्या क्या है? वे गणितीय वस्तुएं या संकेताक्षर जिनका प्रयोग गणना संबंधी कार्यों में किया जाता है, संख्या कहलाती है। और पद्धति क्या है? संख्याओं के विकास क्रम से प्राप्त एक नियमित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? उसकी पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। आप संख्या पद्धति में पद्धति को आप समझिए सिस्टम। अंग्रेजी वर्ड क्या है? सिस्टम। सिस्टम यानी आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी विषय वस्तु का नियमित स्वरूप क्या कहलाता है? उसका सिस्टम कहलाता है, संख्याओं का नियमित स्वरूप। ठीक है, अब चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे अध्याय की। तो इंट्रोडक्शन, भूमिका में क्या दिया है? देखिए, आपने क्या कह रहा है कि पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा क्या है? ठीक है, तो संख्या रेखा इस प्रकार की एक सीधी लाइन है जिसमें संख्याओं को क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा कहते हैं। एक ऐसी रेखा जिसमें संख्याओं को निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके मध्य में क्या होता है? इसके मध्य में 0 होता है। इसके दाईं ओर चलने पर हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं और इनके बाईं ओर चलने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्या कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक आपको संख्याएं और केवल संख्याएं ही दिखाई पड़ती हैं। ठीक, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। इस प्रकार संख्याएं क्या होती हैं? आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर एक शब्द और आता है कि प्राकृतिक संख्याएं। कौन सा शब्द आ गया? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। इनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है किसको? नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्याओं। ठीक, अब देखिए प्राकृत संख्याओं में कौन कौन सी संख्या शामिल होंगी। तो प्राकृत संख्याओं में कौन शामिल होंगी? देखिए, जब आप संख्या रेखा में चल रहे हैं, संख्या रेखा में चल रहे हैं
और संख्या रेखा के दाईं ओर शून्य से दाईं ओर बढ़ते हैं तो आपको संख्याएं मिलती हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, और भी संख्याएं मिलती हैं। तो इन सब संख्याओं के समूह को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? प्राकृत संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है देखिए कि आप 1, 2, 3 आदि जैसी केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ करें, ठीक है, तो यह सूची क्या होगी? सदैव बढ़ती जाएगी। अतः अब आप थैले में अपरिमित रूप से प्राकृत संख्याएं भर लेते हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं 1 से शुरू होकर अनंत तक या अपरिमित रूप से जितनी भी संख्याएं हैं उनका समूह क्या कहलाता है? प्राकृत संख्याएं कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं n से, n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक। इसी प्रकार आ जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या हो जाता है भाई? तो प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को और रख दिया जाए, प्राकृत संख्याओं में क्या रख दिया जाए? 0 और रख दिया जाए। जैसे देखिए ये गर्ल क्या कर रही है? 0 रख रही है, ठीक। n वाले ग्रुप में यानी नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 को और डाल दिए तो क्या बन गया? होल नंबर बन गए, ठीक है। तो वही है कि 0 प्राकृत संख्याओं में यदि 0 और शामिल हो जाए तो जो समुच्चय प्राप्त होता है, जो संग्रह प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर का प्रतीक क्या होगा? W होगा। इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर W से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप संख्या रेखाओं में बाईं ओर भी जाएंगे। बाईं ओर जाने पर आपको कौन सी संख्या मिलेंगी? ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। कौन सी संख्या मिलेंगी? ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। अब यदि प्राकृत संख्याओं में 0 डाल दिए तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। अब यदि इन पूर्ण संख्याओं में हमने ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो जो संग्रह प्राप्त होगा वो संग्रह होगा पूर्णांकों का। किसका संग्रह होगा? पूर्णांकों का। और इसे कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। और प्रदर्शित करते हैं W से, यानी Z बराबर किनका किनका समूह? ऋणात्मक संख्याओं का समूह, 0 और धनात्मक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अब भाई आप ये भी प्रश्न उठता है कि नेचुरल नंबर के लिए तो n है, होल नंबर के लिए W है, पर इंटीजर के लिए I ना होके क्या है? Z है। Z क्यों? तो यहाँ पर देखो लिखा है, क्या लिखा है? Z जर्मन शब्द जहलीन से बना है। किससे बना है? जहलीन से बनना है, जिसका अर्थ होता है गिनना, ठीक। तो ये जर्मन शब्द जहलीन के जेड से क्या कर दिया गया? डिनोट कर दिया गया। स्पष्ट हो गया? चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। अब अभी भी रेखाओं पर संख्याएं बची रहती हैं। अब आप देखिए संख्या रेखा में पहुंच जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब का समूह क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। यदि इसमें 0 भी शामिल हो जाए तो इन सब का समूह क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। अब यदि इसमें क्या शामिल हो जाए? ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाए तो ये बन जाता है इंटीजर Z, ठीक है। किंतु यहाँ पर देखिए 1/4, 1/2, ऋण 1/3 ये भी तो संख्याएं हैं ना भाई। तो ये कौन सी संख्याएं हैं? इन्हें किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो वही चीज़ है कि 1/2, 3/4 और ऋण 2005/2006 जैसी संख्याएं भी संख्या रेखा में प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब यदि इन संख्याओं को भी हम क्या करते हैं? थैले में डाल दें। उन्हीं थैले में, मतलब जो हमें इंटीजर वाला थैला प्राप्त हुआ था उसमें ये संख्याओं को भी डाल दें तो जो संग्रह प्राप्त होगा उन संख्याओं को हम कहेंगे परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। और डिनोट करेंगे Q से। किससे डिनोट करेंगे? Q से। Q क्यों? जैसे जहलीन से Z और Z बना है इंटीजर के लिए, उसी प्रकार बना है Q, और Q बना है कोशिएंट से। किससे बना है? कोशिएंट से, जो किसको प्रदर्शित करता है? रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन क्या होगी भाई? तो देखिए मेरे पास संख्या है 1/2, मेरे पास संख्या है 2, मेरे पास संख्या है 3/4। ये दोनों संख्याएं तो दिख रही हैं कि ये बटे के रूप में
प्रदर्शित है। पर क्या ये है? ये भी है। किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 संख्याएं प्राप्त हो गई। 3 संख्याएं प्राप्त हो गई। क्या हम इसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते? जहां P बराबर कोई भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और Q बराबर भी क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हम इन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, किंतु एक शर्त है कि Q इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0 के। क्या कह रहा है कि इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि यदि मैं बात करूं कि 1/0, यानी P की वैल्यू तो 1 हो गई, Q की वैल्यू 0 हो गई। यदि इस प्रकार का कोई भी संख्या हमें प्राप्त होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अनंत या अपरिभाषित। क्लियर है? इसी प्रकार यदि 4/0 हो जाए तो उसका मान भी क्या जाता है, अपरिमित या अपरिभाषित या अनंत हो जाता है। क्लियर है? तो क्या परिभाषा हो गई? R एक परिमेय संख्या है यदि इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक का मतलब जिसमें धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ चुके हैं वो समझ लेते हैं, तो हमारे कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा अभी तक, सबसे पहले हमने पढ़ा संख्या क्या होती है। क्या पढ़ा हमने? संख्या। तो संख्या की परिभाषा क्या है? वे गणितीय वस्तुएं या वे संकेताक्षर जिनका प्रयोग गणना संबंधी कार्यों में किया जाता है, संख्याएं कहते हैं। ठीक, इसके बाद पद्धति क्या है या सिस्टम क्या है? तो संख्याओं का नियमित स्वरूप या नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं? उसकी पद्धति कहते हैं। पद्धतियां बहुत प्रकार की हैं, रोमन पद्धति है, ग्रीक पद्धति है, भारतीय पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति है, तो बहुत सारी पद्धति हैं संख्याओं की। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा, तो संख्या रेखा को कैसे परिभाषित करेंगे? तो ऐसी रेखा जिनमें संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है संख्या रेखा कहते हैं। जिसमें विशेषता क्या है? इसके मध्य में शून्य होता है, इसके दाईं ओर धनात्मक संख्याएं आती हैं 1 2 3 4, और इसके बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ठीक है, और ये आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं का संग्रह जिसमें 1 से लेके और संख्याएं बढ़ती जाती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्याओं के संग्रह क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब दूसरा आ जाता है पूर्ण संख्या या होल नंबर। पूर्ण संख्याएं अब यदि प्राकृत में ही क्या शामिल कर दिया जाए, 0 शामिल कर दिया जाए, तो जो संख्याओं का संग्रह प्राप्त होगा हम उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इसी प्रकार आपका जाता है पूर्णांक या इंटीजर, तो पूर्णांक आ गया। पूर्णांक मतलब पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं और धनात्मक संख्याएं भी शामिल हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, और संकेत z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद क्या जाता है? रेशनल नंबर r। रेशनल नंबर r मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या को डिनोट करते हैं q से। तो परिमेय संख्या में क्या आएगा भाई? तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू होता है 0, और p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? p और q पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी डेफिनेशन। यहाँ पर हमको ये ज़्यादा ध्यान देना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है एक बार फिर से देख लीजिए। वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 ही क्यों? तो आप बता दीजिए कि यदि q बराबर 0 होता है और किसी संख्या का में हर का मान, अंश बटे हर,
हर का मान शून्य हो जाए तो वह संख्या अनंत, उसका मान अनंत प्राप्त होता है या अपरिभाषित प्राप्त होता है। ठीक है, ये आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हम उन एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। क्या है देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है आपकी पाठ्यपुस्तक में देखिए कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए या कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी। इस प्रकार का आंसर, इस प्रकार के प्रश्न का आंसर देने के पहले आप थोड़ा सा विचार कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या आएगा भाई, होल नंबर में क्या आता है, 0 1 2 3 4 के बाद संख्याएं। और प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर में क्या आएगा, नेचुरल नंबर में क्या आएगा, नेचुरल नंबर में आ जाएगा 1 2 3 4 5 के बाद जो संख्याएं हैं। ठीक, तो क्या कह रहा, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है, 0 प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है। 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, पर 0 नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि यह कथन असत्य है। ये देखिए आपका हल आ गया, कथन क्या है, असत्य। क्योंकि क्या कारण दिया, शून्य एक पूर्ण संख्या, क्या कारण दिया, शून्य एक पूर्ण संख्या है ना कि प्राकृत संख्या। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक, कर लेते हैं पूर्णांक, पूर्णांक में पूर्णांक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंटीजर जेड, यानी स्केल में धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं दोनों शामिल होती हैं, दोनों शामिल होती हैं। तो ये हो गया भैया हमारा पूर्णांक का समुच्चय या पूर्णांक का संग्रह। परिमेय संख्या क्या होंगी, तो Q बराबर क्या जाएगा, 1/2 3/2, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, वो परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। आप ये बताइए क्या इस 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इस 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी ये और ये आपस में एक रूप में है, इसे भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इन्हें भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। देखिए क्या कह रहा है, इन्हें भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और इन्हें भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो सीधी सी बात है, हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम, कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, प्रत्येक पूर्णांक m, कोई भी संकेत ले लिया m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद तीसरा कथन देखिए, तीसरा कथन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगी क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगी क्या, ये संख्याएं पूर्णांक होंगी क्या, तो कथन नहीं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1/2 पूर्णांक नहीं होगा। तो हम क्या बोल देंगे कि कथन असत्य है क्योंकि 3/5 या कोई भी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में है वह एक पूर्णांक नहीं होती। पूर्णांक में क्या शामिल है, ऋण 3 ऋण 2 1 जो पूर्ण के रूप में है। ठीक है ना। चल अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, उदाहरण नंबर 2, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात। कितनी संख्याएं ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए आप 2 तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये है मेरे पास एक संख्या रेखा, ठीक, इस संख्या रेखा में 1 ये है और 2 ये, इसके बीच काफी गैप है। तो हमें कितनी संख्याएं निकालनी है, 5। हम क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या, 1 और 2 के मध्य की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे, बटे 2 से भाग दे देंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3/2 प्राप्त होगा। तो पहली संख्या क्या प्राप्त हो गई, 3/2। ठीक, और अब 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं,
बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे प्राप्त करेंगे? 1 धन 3/2 कर देंगे, यानी इसको हल कीजिए, कितना प्राप्त होगा आपको? ये हो जाएगा 2 और 3 5/4। कितना प्राप्त हो जाएगा? 5/4। आपको भिन्न हल करते बनता है ना, कक्षा 10 वो 8वीं 6वीं 7वीं 8वीं में तो किया ही है। तो कुछ उसी प्रकार से अब इसके और इसके बीच आप प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए 3/2 धन 2/2 कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 3 7/2 तो कितना हो जाएगा? 7/4। ये वैल्यू हो जाएगी 7/4। देखिए कुछ वैल्यू मिल रही है क्या? हाँ भाई मिल रही है। आंसर में देखिए 5/4 हमें एक संख्या प्राप्त होगी, 7/4 एक संख्या प्राप्त हो गई ना, और 3/2 भी एक और प्राप्त हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो 3/2 है ही नहीं, तो 3/2 ये है, ठीक। तो 3 संख्याएं प्राप्त हो गई। अब आप बोलोगे 2 संख्याएं और प्राप्त करनी है, आप 2 क्या अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये ट्रिक अपनाया ना हमने, सेम इसी प्रकार आप कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 1 और 5/4 के बीचों बीच कोई ना कोई संख्या प्राप्त होगी, या 5/4 3/2 के बीच कोई ना कोई संख्या प्राप्त होगी। क्या करोगे आप? दोनों को जोड़ोगे और 2 का भाग दे दोगे, जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपकी परिमेय संख्या होगी। क्लियर है? बन जाएगा? चलिए उम्मीद करता हूँ बन जाएगा। यदि नहीं बनेगा तो हम आगे के प्रश्नावली के प्रश्न में इसको समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा एक और पद्धति है, एक और तरीका है। ये तो पहला तरीका हुआ, एक और तरीका है कि आप इन संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1 मिनट रुकिए जरा, हम रफ पेज निकाल लेते हैं, ठीक। तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं भाई? देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है? एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा में क्या मौजूद है? 1 और ये है 2। इसके बीच हमें क्या करना है? परिमेय संख्या प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना है हमें? परिमेय संख्या प्राप्त करना है। तो कितनी प्राप्त करना है? हमें प्राप्त करना है 5। कितनी प्राप्त करना है हमें? 5। तो जितनी प्राप्त करना है, सबसे पहला पद क्या है? उसमें 1 जोड़ दीजिए। कितना प्राप्त हुआ आपको? 6 हुआ। तो अब आप कैसे करेंगे? देखिए कितनी प्राप्त करना है? 5। तो 5 बटे के निशान बनाइए, 3 और ये 2 5 बन गया। उसमें 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 6। सब में 6 का भाग दे दीजिए, ठीक है, 6 का भाग दे दिए। अब संख्या रेखा में कितना है? 1 मौजूद है, 1 है, तो 1 के लिए भी कर लीजिए और लास्ट में 2 के लिए भी कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर नीचे इस 1 वाले के लिए है ना, ये उसके नीचे 1 का गुणा कर दीजिए और उसके नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये 2 वाले के लिए है। तो जो भी वैल्यू आती है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, 6 1 जा 6 या 6 2 जा 12, ये रख दिए। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल हम मानेंगे, ये इनकी ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि कैसा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6/6, 12/6 कितना होगा भाई? ये तो 1 होगा ना, ये तो 2 होगा। क्लियर है? अब देखिए संख्या बढ़ाते जाइए, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। तो कौन कौन सी संख्या प्राप्त हो गई? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये क्या हो जाएंगी आपकी? 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब यदि ये कट सकते हैं तो काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो क्या आ जाएगा? 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। ये क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, बन जाएगा। यदि नहीं बनता है तो हम आगे कक्षा में इसे समझने का और अच्छे से प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए ये आ गया होगा आंसर, आ गया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6।
ये सभी 1 और 2 के बीच स्थित परिमेय संख्या है। कैसे ज्ञात किए? बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब नेक्स्ट तो कुछ नहीं है, हम सीधे आ जाते हैं किसमें, प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्नावली 1.1 क्या प्रश्न है भाई? क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिख लीजिए, शून्य को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि P/Q के रूप में प्रदर्शित है, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, और P और Q की वैल्यू कितनी है? P व Q क्या है? पूर्णांक भी है। पूर्णांक है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लिख दिए, 0/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, बिल्कुल है। P की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 1 है, और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक, तो पहले का आंसर मिल गया। पहले का आंसर का आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं, आप देख लीजिए कि आपका प्रश्न को फॉर्मेट क्या होगा। तो आपको इस फॉर्मेट में आपको प्रश्न लिख लेना है। ठीक, क्या हो जाएगा देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपकी फेयर कॉपी में आप इस प्रकार का आंसर लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे आप कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहां P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 1 और Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए सेकेंड प्रश्न क्या है। सेकेंड प्रश्न है 3/4, वो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है? 6। चलिए, पहली बार समझ में नहीं आया, अब देख लेते हैं। 3 और 4 के बीच 6, वो बन जाएगा तो बिल्कुल आसान है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो गई संख्या रेखा। यहां पर लिख लेते हैं 3, यहां पर लिख लेते हैं 4। कितनी प्राप्त करना है हमें? 6। लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 है। तो कितनी प्राप्त करना है हमें? 6। तो 6 बटे खींच लीजिए, सबसे पहले 6 बटे खींचिए, कितने होगा? 1 2 3 4 5 6। 3 के लिए भी खींच लीजिए, ये 3 के लिए हो गया, ये 4 के लिए हो गया। इसके नीचे लिख दीजिए 3 के लिए है और ये 4 के लिए। ठीक, कितनी प्राप्त करना है आपको? 6। और 6 प्राप्त करना, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 7। सब के बटे क्या कर दीजिए? 7 कर दीजिए। सब के बटे 7 कर दीजिए। कर दिए सब के बटे 7। यहां पर कितना है? अब हमने क्या बोला था? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 या 21। यहां पर कर दीजिए, 7 चौके 28। हो गया बस। इसके बाद संख्या बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 27। इस प्रकार आपको कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं? इस प्रकार आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, ये हमारे पास क्या है? संख्या रेखा है। इसमें हम क्या लिख लेते हैं? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? 4 है। कितने मान निकालना हमें? 6 मान निकालना। 6 संख्याएं लिख लीजिए, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 बटे बना लीजिए। 3 के लिए भी बना लीजिए, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए। कितने निकालना हमें? 6। जितने निकालना उसमें 1 जोड़ दीजिए, 7। 7 का सब में भाग दे दीजिए। यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनके बीच में कुछ ना कुछ तो संख्याएं प्राप्त होंगी, लिख दीजिए। 22, 23, 24, 25, 26, 27। ये लीजिए,
आपको क्या मिल गई? आपको मिल जाती हैं परिमेय संख्या। बन जाएगा। चल देख लेते हैं हमारा हल क्या है, सही है क्या। देखिए क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना। जितनी परिमेय संख्या निकालना उनमें एक जोड़ दीजिए। कितना आ गया? 7 आ गया। 7 आ गया तो 7 में क्या करना आपको? 6 लाइन खींचना सबसे पहले, और एक 3 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, सब में 7 का बटे कर दीजिए। इसके बाद ये चूंकि ये 3 के लिए तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 21। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28। बस 22, 23, 24, 25, 26, 27। ये देखिए आपका आंसर आ गया। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो ये कौन सी संख्या है? भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या है ना, तो इनके बीच कैसे निकालेंगे? इसके लिए थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो सीधी सी बात है, 5 में हम क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। कितना मिलेगा हमें? 6। अब जो ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं, हम क्या करेंगे? 3/5 में 6/6 का गुणा कर देंगे, और 4/5 में भी 6/6 का गुणा कर देंगे। तो कितना प्राप्त हो जाएगा बताइए? 3 6 18, 6 पंचे 30। यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। कितनी परिमेय संख्या निकालना है आपको? 5। तो ये वो कर लीजिए, यहाँ पर 5 लाइन खींच लीजिए। सब में 30 का भाग दे दीजिए, 30 का डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद संख्या बढ़ा दीजिए। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 30। ठीक, तो ये आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यहाँ 3/5 और 4/5 दोनों में हर समान है, और 5 संख्याएं प्राप्त करनी, तो क्या जाएगा? 5 धन 1 बराबर 6। तो 3/5 में सबसे पहले 6/6 का गुणा कर दीजिए, 4/5 में 6/6 का गुणा कर दीजिए। आपको 18/30 और 24/30 प्राप्त हो जाएगा, और इनके बीच की संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में इस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारणों के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। अभी हमने किया, थोड़ी देर पहले किया ना, तो बताइए जरा, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले प्राकृत संख्या लिखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसके बाद पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर में क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी होगा, 6 भी होगा। तो हम कहेंगे कि हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये कथन क्या है? सत्य है। कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल है। क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल है। ठीक, दूसरा कथन क्या हो जाएगा? दूसरा कथन क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। क्या? पूर्णांक पूर्ण संख्या। पूर्णांक में ऋणात्मक चीजें शामिल है, शून्य शामिल है, धनात्मक चीजें शामिल है, धनात्मक है ना। और पूर्ण में केवल क्या है? 0 और धन शामिल है, ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं है। अतः हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और कारण क्या बताएंगे? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार क्या होगा? लास्ट है हमारी आज की प्रश्नावली का, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या? परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1/2। ये पूर्ण संख्या होगी क्या? नहीं होगी भाई। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में तो
क्या है, ऐसी संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या को तो p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, पर पूर्णांक को परिमेय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, पर परिमेय को पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कारण क्या है, यही है। ठीक, तो कारण क्या बोल लोगे कि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल 1/2 आप लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में कीजिए और बार बार इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।